पंजाब के लुधियाना से पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। राज्य के पूर्व फूड सप्लाई मिनिस्टर और कांग्रेसी नेता भारत भूषण आशू को ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी उस दौरान हुई जब वो लुधियाना के एक सैलून में बाल कटवा रहे थे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सरकार में पंजाब के फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री रहे भारत भूषण आशू पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। दरअसल विजिलेंस के अधिकारियों ने बताया कि बीते हफ्ते लुधियाना की दाना मंडी में वाहनों के फर्जी पंजीकरण नंबरों पर परिवहन टेंडर आवंटित करने के घोटाले में एक फर्म के 3 लोगों और राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। भारत भूषण आशू पर आरोप है कि उन्होंने अपने पीए और ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर परिवहन सब्सिडी का दावा करने के लिए टेंडर जमा करते हुए स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों के रजिस्ट्रेशन नंबर को बतौर ट्रक का रजिस्ट्रेशन दिखाया। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप उन पर लगा है। बताया जा रहा है कि मामले की जांच में इस बात की पुष्टि होने के बाद पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। आशू पूर्व कांग्रेस सरकार के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। जून में विजिलेंस ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में सभी दोषियों की सजा पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई है। 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। ये याचिका सुभाषिनी अली, रेवती लाल और रूपरेखा वर्मा ने दाखिल की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील अर्पणा भट्ट ने जल्द सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि महिला के रेप और परिवार की हत्या जैसे जघन्य अपराध के दोषियों की सजा खत्म करना गलत है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले पर सुनवाई का आश्वासन दिया। दरअसल पूरा मामला साल 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों से जुड़ा है। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा, लेकिन कुछ दिन पहले गुजरात सरकार के पैनल ने दोषियों की सजा में छूट देने वाले आवेदन को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों की ओर से दायर याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। ये याचिकाएं पार्टी में विभाजन, विलय, दल बदल और अयोग्यता जैसे संवैधानिक मुद्दों से संबंधित हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया और कहा कि इन याचिकाओं में महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं। इन मामलों को 25 अगस्त को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। बेंच चुनाव आयोग की आगे की कार्रवाई से संबंधित चुनाव चिन्ह के बारे में फैसला करेगी। उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से शिंदे के दावे पर फैसला लेने से चुनाव आयोग को रोकने की मांग की। बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग संविधान पीठ के आदेश का इंतजार कर ले। बेंच ने कहा कि संविधान पीठ की अयोग्यता पर कार्रवाई शुरू करने के लिए डिप्टी स्पीकर के अधिकार के संबंध में नाबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर के मामले के लिए गए फैसले पर गौर करना होगा। बेंच ने कहा कि अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने के लिए डिप्टी स्पीकर के अधिकार को उजागर करना महत्वपूर्ण है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि बड़ी बेंच को सवालों पर गौर करने की जरूरत है। 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव है? स्पीकर की शक्ति का दायरा क्या है? पार्टी में दरार होने पर चुनाव आयोग की शक्ति का दायरा क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को उद्धव ठाकरे को राहत देते हुए चुनाव आयोग से कहा था कि वो एकनाथ शिंदे गुट की उस अपील पर फैसला नहीं दे जिसमें उसने असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों की बगावत और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से पैदा हुई स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण, सदन में नए स्पीकर के चुनाव की गलत प्रक्रिया जैसे कई मसले उठाए गए हैं। ईडी ने मंगलवार को 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल घोटाला मामले की गवाह स्वप्ना पाटकर को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की थी। इससे पहले ईडी ने DHFL यस बैंक मामले के सिलसिले में पुणे के व्यवसायी अविनाश भोसले को हिरासत में लिया था और सूत्रों ने दावा किया था कि वे राउत से इस मामले में भी पूछताछ करना चाहते थे। सूत्रों ने कहा कि पात्रा चाल मामले का संबंध DHFL मामले से भी है।
जमीन घोटाले के सिलसिले में जांच एजेंसी ने अप्रैल में राउत की संपत्ति कुर्क की थी। बता दें कि ईडी ने राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए की संपत्ति और वर्षा राउत की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी के मुताबिक मामले में एसडीआईएल के प्रवीण तारंग वधावन और राकेश वधावन और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। जांच के दौरान ईडी को पता चला कि प्रवीण ने वर्षा को कथित तौर पर 55 लाख रुपए का भुगतान किया था। यह भुगतान प्रवीण की पत्नी के बैंक के खाते से किया गया था। ईडी ने इस पैसे को अपराध की आय करार दिया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि संजय राउत की यात्रा का खर्च प्रवीण ने वहन किया, जिसमें उनके होटल में ठहरने से लेकर हवाई टिकट तक शामिल थे। भारत सहित दुनिया भर में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता ऐप्स पर दिन भर में 6 घंटे या उससे अधिक समय बिताने की ओर बढ़ रहे हैं और इंडोनेशिया और सिंगापुर में लोग अब मोबाइल पर दिन में 5.7 घंटे तक बिताने लगे हैं। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स ने 2021 में प्रतिदिन औसतन 4.7 घंटे, 2020 में 4.5 घंटे, वहीं 2019 में 3.7 घंटे के लिए अपने ऐप्स का उपयोग किया। मोबाइल ऐप एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ऐप एनी के नए शोध के अनुसार इस साल जून तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन उपयोगकर्ता औसतन अब भी दिन में 4 घंटे से अधिक समय ऐप्स पर ही बिता रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान यूजर्स ने जमकर फोन का इस्तेमाल किया, जिसमें अभी भी कोई कमी नहीं आई है। वास्तव में उपयोगकर्ताओं ने स्मार्टफोन पर बिताए समय को दोगुना कर दिया है। डेटा से पता चला है कि 3 बाजारों यानी इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्राजील के उपभोक्ता अब प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक ऐप्स पर बिता रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच 13 क्षेत्रों यानी इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्राजील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, रूस, तुर्की, अमेरिका, यूके में उपयोगकर्ता अब प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक समय बिताते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों में सिंगापुर 4.1 से 5.7 घंटे तक पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया में 3.6 घंटे से 4.9 घंटे। दोनों देशों ने 40% की वृद्धि दर्ज की है। बता दें कि भारत 2021 में ऐप डाउनलोड के मामले में शीर्ष 20 मोबाइल बाजारों में दूसरा स्थान पर है, जिसका लगभग 27 बिलियन डाउनलोड था। अधिकांश देशों में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं ने 2021 में वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप देखने में बिताए कुल घंटों में वृद्धि देखी गई। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का स्टेटस देखना या ट्रैक करना बेहद आसान हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर लाने की योजना बना रहा है जो यूजर्स को चैट लिस्ट के भीतर ही स्टेटस अपडेट दिखाएगा। अब तक यूजर व्हाट्सएप चैट लिस्ट में सिंगल और डबल टिक के साथ मैसेज डिलीवरी स्टेटस और कॉन्टैक्ट के साथ शेयर किया गया लास्ट मैसेज ही देख पाते हैं। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप ये भी दिखाता है कि भेजा गया मैसेज पढ़ा गया है या नहीं। ये सारी जानकारी कॉन्टैक्ट नेम के अंदर दिखाई देती है। वहीं व्हाट्सएप के नए फीचर ट्रैक करने वाली साइट व्हाट्सएप बेटा इन्फो ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी इसे बदलने का प्लान बना रही है। दरअसल ब्लॉग साइट द्वारा शेयर किए गए फीचर के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि ऐप में फीचर आने पर व्हाट्सएप यूजर्स को शेयर किए गए आखिरी मैसेज के बजाय कॉन्टैक्ट के नाम से स्टेटस अपडेट दिखाई देगा। स्टेटस अपडेट देखने के लिए आपको बस उनकी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना होगा। बता दें कि iOS यूजर्स को जल्द ही इस फीचर का एक्सेस मिलने की उम्मीद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.